आज हम चैप्टर 10 वृत्त एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, समझिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है और हमें क्या सिद्ध करना है। बाकी मैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझा देता हूँ। सबसे पहले हम इसमें जानते हैं, समझते हैं कि समपूरक कोण किसे कहते हैं। समपूरक कोण, तो मैं आपको बता दूं कि जब दो कोणों को हम जोड़ते हैं और उनका योग 180 डिग्री आ जाए तो उन दोनों कोणों को समपूरक कोण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें, उदाहरण के लिए आप कोई भी कोण लीजिए। मान लीजिए हमने एक कोण ए लिया है और एक कोण बी लिया है और दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो हम कहेंगे कि ये दोनों कोण जो है वो समपूरक कोण बनाते हैं। इस प्रकार से हम समपूरक कोण को समझ सकते हैं और इसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके पास कोण ए और कोण बी है और दोनों अगर जोड़ने पर 180 डिग्री आ गया तो आप कहेंगे कि ये दोनों कोण जो है समपूरक कोण बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन 10 को करने के लिए, समझने के लिए, सिद्ध करने के लिए ये आपको पता होना चाहिए था। बाकी अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें मैं इसका फिगर बनाता हूं और आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन में आपको क्या करना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं। तो सबसे पहले आप इसके अंदर एक वृत्त बनाइए। इस प्रकार से आप एक वृत्त बना लीजिए। वृत्त है ये आपके पास और इस वृत्त का केंद्र जो है ये आप O ले सकते हैं। अब कहा गया है क्वेश्चन में कि किसी बाहरी बिंदु से, अब इस वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। आप कहीं भी ले सकते हैं, इसको चारों तरफ कहीं भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये बाहरी बिंदु यहाँ पर ले लिया और इसको नाम दे दिया कि ये P बिंदु है। तो इस बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, तो चलिए मैं अब एक स्पर्श रेखा खींचता हूँ। इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा ये हो गई और एक स्पर्श रेखा ये हो गई। ये P है, इसको आप Q मान सकते हैं, इसको R मान सकते हैं। तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कौन सा बनेगा? ये अगर स्पर्श रेखाएं हैं तो इनके बीच का कोण ये वाला है। बीच का कोण फिर कह रहा है कि स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। तो स्पर्श बिंदु तो ये है और ये है। अगर आप इसको केंद्र पर मिला दें इस प्रकार से, तो इन दोनों को अगर आप इन दोनों स्पर्श बिंदुओं को केंद्र पर मिला देंगे, केंद्र से मिला देंगे, तो एक कोण यहाँ पर भी बन गया है। तो यानी कि हमें जो है ये जो कोण बन रहा है
और स्पर्श बिंदुओं द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है, दोनों को हमें संपूरक दिखाना है कि ये दोनों कोण जो हैं ये संपूरक हैं। तो यही आपको इस क्वेश्चन में करना था। एक तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण यानी कि ये, और दूसरा इन स्पर्श बिंदुओं से केंद्र पर अंतरित कोण यानी कि ये। दोनों कोणों का योग हमें दिखाना है कितना, 180 डिग्री। तो जो सिद्ध करना है मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ कि हमें सिद्ध करना है कि आप ये वाला कोण लीजिए, तो मैं इस कोण को नाम दे देता हूँ इस कोण के लिए QPR प्लस कोण, इस कोण को मैं नाम दे देता हूँ QOR, और दोनों मिलाकर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, तभी ये संपूरक बनाएंगे। तो अब क्योंकि आप जानते हैं कि जो स्पर्श किसी वृत्त में स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर जाने वाली रेखाएं ये लंब होती हैं, तो इस लंब की सहायता से आप इन दोनों को 90 डिग्री दिखा सकते हैं। और फिर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर PQ, PR और OR और OQ, यहाँ पर ये चार भुजाओं वाला एक चतुर्भुज है, और इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना रहेगा, 360 डिग्री। तो अगर इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री है, तो अगर इन दोनों कोणों का योग, क्योंकि 90-90 है ये, तो 180 हो जाएगा, तो जो बचा वो भी 180 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दिखा देते हैं कि ये जो हमारे Q और R है ये 90 डिग्री के हैं। पहले हम इसको दिखा देते हैं। तो इसको दिखाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि किसी वृत्त की, या आपकी स्पर्श रेखाएं हैं स्पर्श बिंदु से, किसी वृत्त की स्पर्श रेखाओं स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो अब अगर ऐसा है तो आप ध्यान से देखिए कि ये जो OQ है, ये OQ, इसलिए OQ लंब है किसके ऊपर, PQ के ऊपर, तथा OR वो भी लंब है किसके ऊपर, PR के ऊपर। अर्थात इन दोनों का क्या मतलब रहेगा, इन दोनों का मतलब रहेगा कि जो हमारा कोण है PQO, या फिर OQP भी आप लिख सकते हैं, मर्जी है। चलिए मैं PQO लिख देता हूँ, बराबर रहेगा कोण PRO के, और ये दोनों ही, ये भी 90 का रहेगा, मतलब ये भी 90 का कोण है, ये भी 90 का कोण है, तो ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो आप चारों कोणों को जोड़िए,
तो मैं इन दोनों कोणों को एक साथ ले लेता हूँ, फिर उसके बाद ये दोनों कोण लिख दूंगा। तो इसका मतलब कोण पहले ये लेते हैं, तो इस कोण को मैं क्या लिखूंगा, क्यू पी आर प्लस कोण। उसके बाद ये वाला ले लेते हैं। आप वैसे तो अलग अलग भी मतलब इस प्रकार से सीरियल वाइज भी जोड़ सकते हैं, फिर इन दोनों को एक साथ रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं एक काम कर रहा हूँ, दोनों को एक साथ ही ले लेता हूँ, क्योंकि आपको इन चारों कोणों को जोड़ना है, बराबर कर देना है 360 डिग्री के। तो आप किसी भी प्रकार से इन चारों कोणों को जोड़िए, आपकी मर्जी है। तो मैंने ये ले लिया, अब इसको ले लेता हूँ। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा QOR, कोण QOR। फिर प्लस करेंगे हम, इन दोनों को तो ले लिया, अब इन दोनों को लेते हैं। तो इस कोण को PQO प्लस कोण, इसको हम जोड़ेंगे PRO, और इन चारों कोणों का योग कितना रहेगा, 360 डिग्री रहेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, QPR की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, QOR की भी कोई वैल्यू नहीं है। PQO की जो वैल्यू है ये 90 डिग्री है, तो इसको आप 90 डिग्री दिखाइए। PRO भी आपका 90 है, इसको भी 90 डिग्री दिखाइए और बराबर 360 के कर दीजिए। तो अगर आप देखेंगे कि QPR और कोण QOR प्लस इन दोनों के इनका तो कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री बराबर 360 कर दीजिए। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे कि QPR प्लस कोण QOR बराबर 360 डिग्री और 180 इधर माइनस में चला जाएगा, तो अगर आप घटा देंगे तो आपको 180 डिग्री मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि जो QPR है और QOR है, दोनों कोण कितना है, इन दोनों का योग 180 डिग्री है। और यही आपको सिद्ध करना था। 180 डिग्री मतलब संपूरक हो जाएगा कि ये दोनों कोण मिलकर आपको संपूरक बनाते हैं। आपको इन चारों ही कोणों को जोड़ना है, किसी भी प्रकार से आप इन चारों कोणों को जोड़ के लिख सकते हैं और इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं कि दो कोण मिलकर 180 यानी कि संपूरक कोण बनाते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आप इसको अच्छे ढंग से समझ लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया है और क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर एक वृत्त लेना है और उसके परिगत यानी कि उसके चारों तरफ एक समांतर चतुर्भुज है, उसको समचतुर्भुज हमें दिखाना है। तो समचतुर्भुज दिखाना है तो हम एक काम करते हैं, एक इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज बनाएंगे जो कि समचतुर्भुज रहेगा, या फिर आप वृत्त के चारों तरफ एक समांतर चतुर्भुज बना दी, समचतुर्भुज हम उसको दर्शा देंगे। तो देखिए हमारा ये जो क्वेश्चन कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप इसको इस प्रकार से समझेंगे। आप पहले तो क्वेश्चन को पढ़िए एक दो बार, देखिए कि इसमें क्या दिया गया है और हमें क्या सिद्ध करना है। बाकी मैं आपको अच्छे ढंग से समझा देता हूँ कि हमारे पास एक वृत्त है, इस प्रकार से आप एक वृत्त बना लीजिए, थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो आपके समझ में अच्छा आएगा, तो इसलिए थोड़ा बड़ा बनाइए। और इसके परिगत जो है हमें क्या लेना है, समांतर चतुर्भुज लेना है। तो चलिए मैं इसके चारों तरफ एक समांतर चतुर्भुज बना देता हूँ। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो जब आप इसको पूरा मिला देंगे तो ये इस प्रकार से एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। आपके सामने है ये, अच्छे से इसको देखिए और समझिए कि यहाँ पर ये जो चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज आप इसको बोलेंगे, ये वृत्त को 4 बिंदुओं पर
काटता है। मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसको बोलते हैं हम कि किसी वृत्त के परिगत कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, चाहे समांतर चतुर्भुज हो सकता है, कोई भी चतुर्भुज हो सकता है। तो इस समांतर चतुर्भुज का नाम देते हैं ए, बी, सी और ये डी, नाम हो गया। अब जहाँ पर ये स्पर्श करते हैं इनको भी नाम देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, ई, एफ, जी, एच, इस प्रकार से आप नाम दे सकते हैं। तो देखिए हमें क्या सिद्ध करना है। हमें वो कह रहा है कि एक वृत्त के चारों ओर तो एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। हमें इसको दिखाना है कि ये एक सम चतुर्भुज है। तो सम चतुर्भुज दिखाने का मतलब चारों भुजाएं आपको बराबर दिखानी पड़ेगी, क्योंकि सम चतुर्भुज की ये विशेषता होती है कि उसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमें जो सिद्ध करना है मैं उसको लिखता हूँ कि हमें यहाँ पर जो सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज तो हमें सिद्ध करना है। तो समचतुर्भुज हम सिद्ध करने के लिए अर्थात हम ये सिद्ध करेंगे कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, यानी कि AB बराबर है BC के और BC बराबर है किसके, CD के, और CD बराबर है किसके, DA के। अगर हम इस प्रकार से चारों भुजाओं को बराबर दिखा देते हैं, ये बराबर निशान मैंने यहाँ लगा दिया। अगर ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो आप ABCD को कहेंगे कि ये एक समचतुर्भुज है। यही आपको दिखाना है। तो आप इस बात की तरफ फोकस कीजिए। क्या हमें दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है ये, समांतर चतुर्भुज है। ये तो दिया हुआ है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो आप याद कीजिए कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए आप क्या लिखेंगे, इसलिए आप यहाँ पर लिख देंगे कि जो इसके आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर हैं। यानी कि AB बराबर कर दीजिए CD के, AB बराबर कर दीजिए CD के, और BC बराबर कर दीजिए DA के, BC को बराबर कर दीजिए DA की। ऐसा है। और आप इसके रीजन में भी लिख सकते हैं कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें सम्मुख भुजाएं जो होती हैं, सम्मुख भुजाएं वो हमेशा बराबर होती हैं। ये भी समांतर चतुर्भुज की खासियत है। इसको आप समीकरण 1 मानिए। समीकरण 1 मान लिया मैंने, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। तो यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसकी तरफ आप फोकस कीजिए। देखिए बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, बिंदु D, ये चारों ही बिंदु इस वृत्त के बाहर हैं। अगर ये बाहरी बिंदु है तो ये स्पर्श रेखा है, अगर ये बाहरी बिंदु है तो ये स्पर्श रेखा है, ये बाहरी बिंदु है तो ये स्पर्श रेखा है, ये बाहरी बिंदु है तो ये स्पर्श रेखा है। तो बाहरी बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। ये आप पर में पढ़ चुके हैं 10.2 में। आप इसको याद कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। अब हम इसका प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें ऐसा करना है इसको सिद्ध करने के लिए। तो हम लिखेंगे कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई
खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो ये चीज़ तो आप जानते हैं। तो अब आप एक काम करिए, बराबर दिखाइए। इसलिए आप लिखेंगे यहाँ पर, पहले हम ए बी भुजा लेंगे और उसके बाद डी सी लेंगे और उसी से हम अपना जो हमें करना है हम उसको कर देंगे। तो ए बी और डी सी लेते हैं। अगर आप बिंदु ए को देखेंगे तो ए ई बराबर है किसके, ए एच के। तो आप लिखिए कि ए ई बराबर है ए एच के, ये हो गया। उसी प्रकार से बी ई बराबर हो जाएगा बी एफ के। अगर आप बिंदु बी लेंगे तो बी ई बराबर हो जाएगा बी एफ के। तो यहाँ लिख देते हैं कि बी ई बराबर है बी एफ के। अगर आप बिंदु सी लेते हैं तो आप देखेंगे कि जो सी जी है वो बराबर है सी एफ के। लिखिए सी जी बराबर है सी एफ के बराबर है। और देखिए डी जी यानी कि ये बराबर है डी एच के। डी जी बराबर है डी एच के, आप देख सकते हैं। तो ये आपको मिला। अब आप इन सबको जोड़िए, इसको एक तरफ जोड़िए, इसको दूसरी तरफ जोड़िए। तो आप लिखेंगे उपरोक्त को जोड़ने पर हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो ABCD को समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं। अभी आपको समझ में आएगा कि हमने ये सब क्यों किया। उपरोक्त को जोड़ने पर, तो जब ये जुड़ेगा तो इसको एक तरफ जोड़िए, इसको एक तरफ जोड़िए। तो इसको आप जोड़ेंगे कि AE प्लस BE प्लस CG प्लस DAG बराबर। अब इसको दूसरी तरफ जोड़िए AH प्लस BF प्लस CF प्लस DH, ये जुड़ गया। अच्छा, अब आप जोड़िए AE और BE से क्या मिला। AE और BE को जोड़ने से आपको AB मिलेगा, तो आप यहाँ पर AB लिखिए। प्लस CG और DG से क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर CG और DG से आपको DC मिलेगा, तो आप DC लिखिए। DC हो गया। अब आप दूसरी तरफ आइए, AH और BF से आपको क्या मिलेगा। AH और BF, इन दोनों से तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको देखिए AH और DH को, आप एक काम कर सकते हैं, AH और DH को एक साथ लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस में ही तो है ये। AH और प्लस DH, इन दोनों को एक साथ लिख दिया मैंने, प्लस ये वाला BF प्लस CF। तो देखिए AH और DH को जब आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, AH और DH को जोड़ेंगे तो आपको AD मिलेगा। तो यहाँ पर लिखिए AD प्लस जब BF और CF को जोड़ेंगे तो BF और CF को जोड़ेंगे तो BC मिलेगा आपको, इस प्रकार से BC मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि AB प्लस DC आपका चल रहा है। तो ये आपका आ चुका है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो AB और DC ये आपस में दोनों बराबर हैं। कहाँ हैं बराबर, देखिए AB और DC बराबर कहाँ हैं, ये। अच्छा, यहाँ पर CD लिखा हुआ है, तो CD और DC एक ही बात है।
आप इसको अगर CD भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आपको CD ही लिख देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर जो है CD लिखा है, यहाँ पर CD लिखा है, इसलिए यहाँ CD लिख लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं, कहाँ बराबर हैं, यहाँ पर बराबर हैं, तो आप CD की जगह AB लिख सकते हैं। तो आप लिखिए पहले कि AB प्लस इस CD की जगह पर भी AB लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि ये आपस में बराबर हैं, इसलिए बराबर। आप लिखिए यहाँ पर AD की जगह पर आप BC लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा यहाँ पर DA लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने AD लिखा है, तो कोई बात नहीं है, आप इसको DA बना दीजिए। इसको काट के D को आप पहले लिख दीजिए, बस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो DA की जगह पर आप क्या लिखेंगे? BC, क्योंकि DA किसके बराबर है? BC के बराबर। तो DA की जगह पर मैं लिख रहा हूँ BC और प्लस BC। ये मैंने लिखा है, ऐसा इसलिए लिखा है, कारण में बताएंगे, क्योंकि हमारा जो AB है वो बराबर था CD के, और साथ में जो हमारा DA है वो बराबर है BC के, इसलिए हमने ऐसा किया है। इसके अंदर मैंने ये बराबर थे इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो AB और AB हो जाएगा 2AB, और BC और BC 2BC। तो 2 से 2 कट के आपको क्या मिलेगा कि जो AB है वो तो BC के बराबर है, और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो आपने क्या देखा? यहाँ पर AB और BC बराबर है ना, तो आपने क्या देखा कि जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से समझिए। मैं समीकरण 1 इसको, समीकरण 2 इसको समझाने जा रहा हूँ। समीकरण 1 से तो हमें ये पता चल रहा है कि ये AB इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और समीकरण 2 तो बता रहा है कि AB और BC भी आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण 1 व 2 से क्या हुआ? देखिए, अगर ये आपस में बराबर हैं, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या कह रहा है कि ये भी आपस में बराबर है, तो फिर तो ये भी 5 होगा। तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, क्योंकि आपस में बराबर हैं। तो समीकरण 1 और 2 जो है आपको बता देता है कि ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो AB बराबर है BC के, BC बराबर है CD के, और CD बराबर है DA के। तो अर्थात चारों भुजाएं बराबर हैं, अर्थात चारों भुजाएं बराबर हैं। इसलिए ABCD चतुर्भुज, ABCD चतुर्भुज एक समचतुर्भुज है, और यही आपको सिद्ध करना था। मैंने आपको अच्छे ढंग से समझा दिया है। इसी तरह से आप इसको आसानी से और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। देखिए कि ये कैसे किया गया है, इसको आप अच्छे ढंग से समझिए। यही आपको करने का मेथड है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इसका अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, वैसे तो आप क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 था जो हमने सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है जो सॉल्व किया है। आप क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 13। आज ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए तो यहाँ एक फिगर बना है। मैं इस फिगर को पहले बना लेता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो पूछ रहा है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो फिगर है थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, क्योंकि बुक में भी बड़ा बना है और समझने के लिए ये बड़ा ही बनना चाहिए। तो मैं इसको बना रहा हूँ इस फिगर को। इस प्रकार से हमारे पास एक चतुर्भुज है। आप देखिए, इसको समझिए कि ये कैसे कैसे बना हुआ है। ये एक त्रिभुज है, इसका नाम लिखा गया है कि ये ABC त्रिभुज है,
और इस त्रिभुज के अंदर एक जो है वृत्त बना हुआ है। इस वृत्त को आप गोल बना लीजिए, पूरा गोल। इस प्रकार से जितना अच्छा आप बना सकते हैं उतना अच्छा आप इसको बना लीजिए। आप इस प्रकार से बना सकते हैं। इसमें इस वृत्त का केंद्र जो है ओ रहेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ओ इसका केंद्र रहेगा। और ये सब क्या है, इस वृत्त के स्पर्श बिंदु हैं। इन स्पर्श बिंदुओं को आप नाम दे सकते हैं। ए बी सी लिखा है तो यहाँ डी मान लेते हैं, यहाँ ई मान लेते हैं, यहाँ एफ मान लेते हैं। इस प्रकार से आप मान सकते हैं। क्वेश्चन में हमें ये भी दिया है कि ये जो 6 सेंटीमीटर है वो सीई यानी कि यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है। ये भी क्वेश्चन में आपको दिया गया है। और इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको भी मिलाया गया है। इसको ओ, अच्छा इसको डी, यहाँ पर डी लिखा हुआ है, मैं इसको डी ही कर देता हूँ क्योंकि अब फिगर अगर दिया हुआ है बुक में तो हमें उसी को ही लेना चाहिए, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। तो कोई बात नहीं, नाम बदल देते हैं। ए बी सी डी हो गया, इसको आप ई कर दीजिए और क्या होगा, इसको ई कर देते हैं तो ये एफ हो जाएगा। बस इतना फर्क पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है की लंबाइयां 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। भुजाएं एबी और एसी ज्ञात कीजिए। तो इस त्रिभुज में हमें इस भुजा एसी ज्ञात करना है और भुजा एबी की लंबाई, यानी कि दोनों भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात करना है। आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। कह रहा है कि एबी की लंबाई निकालो और एसी की लंबाई निकालो। तो ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आप याद कीजिए कि ये बाहरी बिंदु है तो ये स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाओं की लंबाई तो बराबर होती हैं। अगर ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर रहेगा, बिल्कुल। इसी प्रकार से अगर ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर रहेगा। इसको भी आप देख सकते हैं क्योंकि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर हैं। और ये भी अगर आप ध्यान से देखें, ये भी स्पर्श रेखाओं की लंबाई ये भी बराबर है, लेकिन इसका तो हमारे पास वैल्यू ही नहीं है। तो चलिए इसको x मान लेते हैं। इसको अगर ये x है तो ये भी x रहेगा क्योंकि बराबर है ना आपस में, इसलिए। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो भुजा है AC और ये जो भुजा है AB, अगर आप इस 8 में x जोड़ दें तो ये भुजा निकल जाएगी। अगर इस 6 में x जोड़ दें तो ये भुजा निकल जाएगी। लेकिन हमें अब इस x का वैल्यू चाहिए। अगर हम इस x की वैल्यू निकाल पाएंगे तो हमारा AB और AC दोनों का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है क्वेश्चन को। मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हम इस x का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। आप मेरी बात को अच्छे से समझिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक तो हीरोन सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे और वो कैसे करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। और फिर दूसरा, इसके अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक तो हीरोन सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं जब हमें उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हों। दूसरा, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसमें 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, इस फॉर्मूले का भी प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसको मिला भी लेते हैं, क्योंकि ये स्पर्श बिंदु है तो ये 90 डिग्री का रहेगा, ये भी स्पर्श बिंदु है तो ये भी 90 डिग्री का रहेगा, ये भी स्पर्श बिंदु है तो ये भी 90 डिग्री का बनेगा। इस चीज की तरफ भी आप फोकस कीजिए। तो अब अगर आप इस त्रिभुज ABC में देखें तो आपको तीनों भुजाएं पता है, AC भी पता है, BC भी पता है और AB भी पता है। तो चलिए हम हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस x का मान
ज्ञात कर सकें। अंत में आप देखेंगे लास्ट में कि आपको x का मान ज्ञात हो चुका है, लेकिन आप समझिए कि ये कैसे किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम इस ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आप हीरोन के सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे। तो आप लिखेंगे हीरोन के सूत्र का प्रयोग से त्रिभुज ABC में, आप देखिए, अच्छा इसमें अगर आप देखें तो AB की लंबाई आपको कितना मिलेगा, AB की लंबाई अगर आप निकालेंगे तो AB तो आपको मिलेगा कितना, 8 + x, क्योंकि ये पूरा अगर आपको चाहिए तो 8 में x भी जोड़ना पड़ेगा, तो 8 + x मिलेगा। 8 + x सेंटीमीटर भी लिख दीजिए क्योंकि ये सेंटीमीटर में ही है। अगर आप इस BC को निकालना चाहते हैं तो इसमें आपको 6 और 8 को जोड़ना पड़ेगा, तो आप BC निकाल सकते हैं 6 + 8, ये तो जुड़ जाएगा, 8 और 6 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आप AC की लंबाई ज्ञात कीजिए, 6 में x जोड़ दीजिए तो आपको AC भी निकल जाएगा कितना, ये निकल जाएगा आपका 6 + x सेंटीमीटर लिख दीजिए। तो इस प्रकार से आपके पास इस त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं पता है, ये आपके सामने हैं। तो आप हीरोन के सूत्र का प्रयोग कीजिए। तो हीरोन का सूत्र में हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, याद कीजिए, सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है, S निकालना पड़ता है, सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, और हिंदी में इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। तो हम सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों भुजाओं को तो जोड़ देते हैं और उसका आधा कर देते हैं। तो तीनों भुजाएं आपके पास हैं, तीनों भुजाओं में पहली भुजा ये, दूसरी ये, तीसरी ये, तो ये आपकी भुजा A है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये A है, ये B है और ये C है। तो तीनों को जोड़िए, तो 8 + x प्लस 8 और 6 14, ये 14 हो गया और ये हो गया 6 + x, और बटे में क्या रहेगा 2। तो देखिए आप इन सबको जोड़िए, 8 और 6 14, ये 14 ये, यानी कि 28 हो गया, प्लस x और x यानी कि 2x ये हो गया, बटे में 2 आ जाएगा, ये आपका s निकल रहा है। अगर आप यहाँ पर कॉमन भी लेना चाहते हैं तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन इसलिए लिया गया है ताकि हम ऊपर से 2 और नीचे का 2 कैंसिल कर दें। तो आप देखिए मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 का पहाड़ा 14 बार पढ़ेंगे तो 14 दूनी 28 बनेगा, प्लस जब 2 कॉमन रहेगा तो यहाँ पर x बचेगा। तो इस प्रकार से मैंने कॉमन लिया। अगर आप 2 की गुणा पूरे में करेंगे तो यही आपको मिलेगा, देखिए 14 दूनी 28 प्लस 2x। तो कॉमन इस प्रकार से लिया जाता है कि अगर गुणा करा तो वही बनना चाहिए। तो अब आपका 2 से 2 कट जाएगा और s आपका निकल जाएगा 14 + x, ये आपका s निकल गया। तो अब हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है वो किस प्रकार से है, तो देखिए त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल निकाला जाता है उसका फार्मूला इस प्रकार से लिखा जाता है। फॉर्मूला है कि S ब्रैकेट में S - A, फिर ब्रैकेट में S - B, फिर ब्रैकेट में S - C, इस प्रकार से आपको फार्मूला लिखना पड़ता है। तो देखिए मैं S - A, S - B, S - C को इस वर्गमूल के अंदर तो कैलकुलेशन करूंगा नहीं, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा पड़ जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं इसको नीचे ही हल कर लूं अलग से। तो मैं इसलिए अलग से हल कर ले रहा हूं। S - A पहले निकाल देता हूं। जब मैं S - A निकालूंगा तो S का मान रखूंगा, S कितना है, ये है 14 + x, इसमें से मैं घटाऊंगा कितना, A घटाने का मतलब कितना घटाएंगे, 8 + x घटाएंगे, इस प्रकार से। तो क्या मिला, ये मिलेगा 14 प्लस का x माइनस प्लस माइनस का 8 माइनस प्लस माइनस का x, तो प्लस x माइनस x तो कट जाएगा, 14 में से 8 घटा दीजिए क्योंकि माइनस का निशान है, तो 8 और 6 14 यानी कि 6 आ जाएगा सेंटीमीटर में। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं,
ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो s माइनस ए तो आपका निकल गया, कितना 6 निकल गया है। अब आप इस s माइनस बी और s माइनस सी को निकाल दीजिए। तो जब आप s माइनस बी को निकालेंगे तो s का मान कितना है, s का मान आपके पास ये है 14 प्लस x, फिर माइनस b का मान कितना है, b तो यहाँ पर आपका कितना है 14, तो आप 14 ही लिखिए। तो ये तो पूरा पूरा माइनस हो जाएगा, माइनस का 14 ये, तो प्लस का 14 ये, और माइनस का 14, तो आपको x मिलेगा। यानी कि जो आपका s माइनस बी है वो कितना मिलेगा, x मिलेगा। अब आप s माइनस सी भी निकालिए। तो s का मान तो यही है आपके पास, कितना 14 प्लस x, माइनस कितना करना है c यानी कि ये भुजा 6 प्लस x। तो आप देखेंगे कि 14 प्लस x माइनस प्लस माइनस का 6 माइनस प्लस माइनस का x, तो प्लस x माइनस कट गया, 14 में से 6 घटा दीजिए 8, तो s माइनस सी आपका कितना निकल गया है, ये निकल गया है 8। तो आपके पास s माइनस ए का मान, s माइनस बी का मान, s माइनस सी का मान निकल चुका है। तो अब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने लिखा है ये ABC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, यानी कि इसका जो निकाल रहे थे ना उसी का है। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा, क्योंकि फॉर्मूला लंबा है इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया है, लेकिन आप यहाँ पर यही लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर। तो जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर जो ब्रैकेट है यहाँ पर भी गुणा का निशान है। कौन सा निशान है, गुणा का। तो यहाँ पर भी गुणा का निशान है। तो पहले तो आप s रखिए, s रखने का मतलब 14 प्लस x रख दिया, फिर गुणा का निशान लगा दीजिए। फिर आप s माइनस ए कितना रखेंगे, s माइनस ए रखा जाएगा 6, फिर गुणा का निशान। फिर s माइनस बी कितना रखा जाएगा, s माइनस बी आप रखेंगे x, फिर गुणा। s माइनस सी को रखेंगे 8, इस प्रकार से। तो अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से इनकी गुणा कर दीजिए। 6 अठे कितना हो जाएगा, ये 6 अठे हो जाएगा 48, और साथ में x भी है। फिर ब्रैकेट में आपका यही रहेगा 14 प्लस x। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ चुका है। आप इसको आगे कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी का जोड़ा नहीं बनेगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा, तो इसलिए आपका यही निकला है इस ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज, मैं यहाँ ABC लिख ही देता हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया है, यह आया है वर्गमूल में 48x ब्रैकेट में 14 प्लस x सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपका क्षेत्रफल आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल तो निकल गया, अब आप दूसरा फॉर्मूला भी प्रयोग कीजिए। कौन सा फॉर्मूला, कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब आप कहेंगे कि उस फॉर्मूले का क्यों प्रयोग करें, यहाँ पर तो क्षेत्रफल निकल चुका है। तो आप करिए, जैसे मैं बता रहा हूँ आप करिए, आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा कि हमने क्यों करा है और इस x का मान कैसे हमने आसानी से ज्ञात करा है। तो आप करिए, कैसे करेंगे आप ऐसा देखिए। अब आपको मिलाने की जरूरत है इस AO को, CO को भी मिलाने की जरूरत है, BO को भी मिलाने की जरूरत है। देखिए, तो अब आप जब फिर से निकालेंगे, पहले तो इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है ना, क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो आप एक काम करिए, फिर से ABC का क्षेत्रफल निकालिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि त्रिभुज, फिर से यहाँ लिख देते हैं, फिर से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। और देखिए एरिया, क्षेत्रफल का एरिया मतलब क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोलते हैं, और एरिया को AR से दर्शाया जाता है। ये आप 9th क्लास में सीख चुके हैं। तो ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब मैं अलग तरीके से लिखूंगा। आप देखिए कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। मैंने लिखा AR ब्रैकेट में, कौन सा त्रिभुज का AR, मैंने लिखा त्रिभुज इसका AOC का, एरिया किसका, AOC का। ये एक त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज AOC। प्लस फिर लिखा मैंने एरिया, कौन सा त्रिभुज इसका, BOC, ये भी एक त्रिभुज है। फिर लिखा मैंने AR किसका, त्रिभुज, कौन सा है ये,
AOB, AOB। तो देखिए आप कैसे लिखा जा रहा है। अगर आप इन तीनों त्रिभुजों का एरिया मिला देंगे तब भी आपका ABC का बनेगा। देखिए AOC का एरिया, तो AOC का एरिया, फिर BOC का एरिया और AOB का एरिया, तीनों त्रिभुजों का जोड़ेंगे तब भी आपको किसका एरिया मिलेगा? पूरे त्रिभुज ABC का ही एरिया मिलेगा। फार्मूला सबका वही रहेगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार को बेस बोलते हैं, ऊंचाई को हाइट बोलते हैं। मैंने बेस का B लिखा है, हाइट का H लिखा है, प्लस 1/2 गुणा B गुणा H प्लस 1/2 गुणा B गुणा H, तीनों त्रिभुजों में मैंने लगा दिया। तो देखिए 1/2 गुणा AOC में आधार कितना है? AOC में आधार तो आपका ये है, यानी कि 6 + x, तो 6 + x लिखिए। अच्छा, ऊंचाई कितनी है इसके अंदर? तो ये रही ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, फिर प्लस, फिर 1/2 गुणा, फिर BOC में कितना है आधार? तो BOC में आधार तो ये रहा 6 और 8 14, फिर गुणा, सॉरी मैंने पहले तो ऊंचाई लिख दिया, पहले मुझे बेस लेना चाहिए था। अच्छा, बेस तो है ही, सही है, बेस 14 है। अच्छा, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका 4 सेंटीमीटर है। ये 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इस पे ध्यान दीजिए क्योंकि सब 4 सेंटीमीटर की त्रिज्याएं हैं। 4 हो गया, प्लस फिर 1/2 गुणा। अब AOB में देखिए, तो AOB में आधार कितना है? 8 + x है, तो यहाँ पर आप 8 + x लिखिए और ऊंचाई का 4 लिखिए क्योंकि इसकी में भी ऊंचाई 4 है। तो अब आप इसको कैंसिल कीजिए, 2 से इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये मिलेगा 6 + x की गुणा किस में होगी? इस 2 में होगी, 2 को यहाँ लिख लेते हैं, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 14 दूनी हो जाएगा 28, 2 से मैंने 4 को कैंसिल किया तो 2 दूनी 4 हो गया ना, और फिर 14 की गुणा 2 में कर दी, 14 दूनी 28, प्लस 2 से फिर कैंसिल कर देते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 2 की गुणा 8 + x में करेंगे। तो देखिए क्या बनता है गुणा करने पर, मैं यहाँ नीचे कर रहा हूँ, 2 × 6 = 12 प्लस 2 की x में करेंगे 2x, फिर प्लस ये 28, फिर प्लस 2 × 8 = 16 और 2 की x में करेंगे 2x। तो 16, 28 और 12 इन तीनों को जोड़ के देखिए क्या मिला आपको। तो 2, 8 और 2 10 और 6 16 86, 1 के बाद 2 2 4 5 56 मिलेगा। जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे 56 मिलेगा और प्लस का 2x और 2x, ये आपको 4x मिल जाएगा। तो देखिए ये मिला है 56 + 4x सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आपका क्षेत्रफल आया है। ये लिखा है 56 + 4x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए पहले मैंने जब क्षेत्रफल निकाला हेरोन के सूत्र से तो हमें इतना मिला, जब इस फॉर्मूले से निकाला तो हमें 56 + 4x सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। तो दोनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुज तो एक ही है लेकिन क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना क्षेत्रफल। तो आप इसी चीज को ध्यान से समझिए कि ये भी ABC का क्षेत्रफल आया है, ये भी ABC का क्षेत्रफल आया है और ये दोनों ही आपस में बराबर हैं क्योंकि दोनों ही त्रिभुज ABC का ही तो क्षेत्रफल है। तो अब आप इन दोनों को बराबर लिखिए, तो इसको आप बराबर लिखेंगे इसके, तो पहले आप इसको लिख लीजिए कि 39x, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे 14 + x और ये वर्गमूल में लिखिए, बराबर किसके लिख देंगे आप? लिखेंगे 56 + 4x के, 56 + 4x के बराबर लिखा है क्योंकि त्रिभुज तो एक ही है, क्षेत्रफल भी बराबर होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, अगर आप इसको कैलकुलेशन कर दें, अच्छे ढंग से हल कर दें तो आपका x का मान निकल जाएगा क्योंकि आपको यहाँ पर x दिख रहा है। अगर ये हल हो जाए तो x का मान आसानी से निकल जाएगा और आपको जो भुजाएं ज्ञात करनी थी वो आसानी से ज्ञात आप कर लेंगे। तो चलिए हम इसको आसानी से हल करते हैं। एक चीज को याद कीजिए
कि जैसे कि एक्स स्क्वेयर अगर बराबर 25 लिखा होता है तो स्क्वेयर हटाने के लिए हम क्या लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं, तो एक्स का मान निकल जाता है रूट में 25, ऐसे निकल जाता है। इसी प्रकार से होता है इसका उल्टा। अगर आप इस 25 के ऊपर का स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो आप इस वाले एक्स के ऊपर फिर से स्क्वायर लगा दीजिए, ऐसा होता है। वर्गमूल हटाने के लिए स्क्वायर लगाते हैं, स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल लगाया जाता है। तो ध्यान दीजिए इस बात को और फिर आप आगे समझिए कि हम ऐसा कैसे कर रहे हैं। तो पहले तो यहाँ पर आप 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए। तो अगर आप 4 कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 1456 होता है प्लस का एक्स। अगर आपने इसके अंदर 4 कॉमन लिया तो आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि 1456 प्लस का 4x यानी कि ये आपको मिल जाएगा। और ये आपका 48x और ब्रैकेट में ये 14 प्लस x लिखा हुआ है और इस पूरे का वर्गमूल है ही। तो अब याद कीजिए, मैं इस वर्गमूल को हटाना चाहता हूँ। तो आप याद कीजिए कि अगर मैं वर्गमूल हटाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे का स्क्वायर कर दूंगा। स्क्वायर करने से वर्गमूल तो हट गया। तो अब ये लिखा जाएगा सिर्फ इतना 48x ब्रैकेट में 14 प्लस x। वर्गमूल हट गया, क्यों, क्योंकि मैंने इधर वाले का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो इस प्रकार से ये हट गया। अगर मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो 2 जो है इसके ऊपर भी आएगा, 2 जो है इसके ऊपर भी आ जाएगा। तो ये प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप एक काम कर लीजिए, आप एक काम कर सकते हैं। आपको पता है, इस प्रकार से मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर रहता है तो आप इसको स्क्वायर हटाने के लिए 2 बार लिखते हैं। याद कीजिए, इस स्क्वायर को हटाना है तो a प्लस बी को 2 बार लिखेंगे। ऐसे ही मैं यहाँ पर भी करूँगा। इस स्क्वायर को हटाने के लिए इस पूरे को 2 बार लिख दूंगा। तो 4 ब्रैकेट में 14 प्लस x एक बार लिख दिया, फिर गुणा, दूसरी बार भी लिखिए 4 ब्रैकेट में 14 प्लस x 2 बार लिख दिया। 2 बार लिखने से ये स्क्वायर खत्म हो चुका है। आप ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए 4 की गुणा 4 में करेंगे तो ये 16 बन जाएगा, आपको 16 मिलेगा। और फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 14 प्लस x बचेगा और फिर एक ये भी बचेगा 14 प्लस x। अच्छा, गुणा का निशान भी इनके बीच में आप लगा सकते हैं। तो देखिए 48x ब्रैकेट में 14 प्लस x, तो यहाँ पर भी 14 प्लस x है। गुणा की चीज बटे में जा सकती है। देखिए आप ध्यान से समझिए मेरी बात को, गुणा की चीज बटे में जा सकती है। तो कैसे ले जाएंगे, 16 ब्रैकेट में 14 प्लस x और यहाँ पर 48x ब्रैकेट में 14 प्लस x। देखिए मैंने ये लिखा और इसको लिखा है, मैंने सिर्फ आपको इतना ही लिखा है। क्यों, क्योंकि ये जो 14 प्लस x गुणा में है, मैं एक बार इसको बटे में, वैसे है तो ये 2 बार, लेकिन एक बार ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 14 प्लस x एक बार है ना, कट जाएगा। तो ये गुणा में था 14, मैंने सिर्फ इतना लिखा है यहाँ पर। देखिए इसको गुणा में है, बटे में ले जा रहा हूँ मैं, 14 प्लस x को बटे में ले गए। क्यों, ताकि 14 प्लस x से 14 प्लस x कट जाए। क्या बचेगा, 48x बचेगा और यहाँ पर बचेगा आपका 16 ब्रैकेट में 14 प्लस x। अब क्योंकि ये भी गुणा में है, ये भी अगर गुणा में है तो 16 भी क्या करेगा, 16 भी बटे में चला जाएगा। तो 48x 16 गुणा में है तो बटे में जाएगा, यहाँ बचेगा 14 प्लस x। 16 से काट दीजिए, 16 तिया 48, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48 हो गया। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 3x और ये रहेगा 14 प्लस x। तो देखिए 3x, x हमारा माइनस में आया, यहाँ 14 घटा दीजिए, 2x बराबर 14 और x का मान जब आप निकालेंगे तो जो 2 गुणा में है वो बटे में जाएगा, तो 2 सत्ते 14, यानी कि x का मान कितना मिला, 7 सेंटीमीटर। आपको x का मान मिल गया, x का मान मिल गया 7 सेंटीमीटर। तो आपका काम भी हो गया। अतः आप लिख सकते हैं, अतः भुजा AB कितना है, AB आपका है 8 प्लस x, 8 प्लस x है तो 8 प्लस x का मान कितना आ चुका, 7 सेंटीमीटर। तो 8 7 15 सेंटीमीटर, तो AB आएगा
और फिर भुजा AC भी निकालना था। तो AC के लिए आप क्या करेंगे, 6 + x करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 6 + x था ना, याद कीजिए। तो 6 + x का मान 7 रखिए, 7 और 6 13 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने यहाँ पर किस तरह से AB और AC का मान भुजाओं का ज्ञात किया है। प्रोसीजर मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से हमने हीरोन का सूत्र का प्रयोग किया और फिर 2 फॉर्मूलों का प्रयोग किया गया है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई फॉर्मूले का और हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके हमने इस सवाल को हल किया है। तो मैं आशा करता हूं कि सवाल आपकी समझ में अच्छे ढंग से आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको भी अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि हमारा जो एक्सरसाइज 10.2 है ये कंप्लीट सॉल्व हो जाए और आप इसको अच्छे से पढ़ें। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। इसमें तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो ये तो हमारा क्वेश्चन है, याद कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि संपूरक कोण तो मैंने आपको समझा दिया, क्वेश्चन नंबर 10 में ही मैंने आपको संपूरक समझा दिया था। तो अब तो मुझे जरूरत नहीं है इसको समझाने की। तो आप इस क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ लीजिए, बाकी मैं आपको इस फिगर के साथ में बना के इसको समझा देता हूँ कि हमें क्या दिया है और क्या इसको सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है। तो ठीक है, मैं आपको एक पहले तो एक वृत्त बनाते हैं। इस प्रकार से आप एक बड़ा सा वृत्त बना लीजिए और इस वृत्त के चारों ओर इसके परिगत, इसके चारों ओर एक चतुर्भुज बनाइए। तो मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ काटेगा, यहाँ काटेगा, यहाँ काटेगा और यहाँ काटेगा। तो इसको आप जब लंबाई को आगे बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से जो चतुर्भुज बनेगा वो मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको कि इस प्रकार से आप परिगत चतुर्भुज को बनाएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी प्रकार से इसको बनाएंगे तभी आपके समझ में आएगा। अब आप इसको पूरा कर लीजिए। इस प्रकार से ये पूरा हो जाएगा, इस प्रकार से ये पूरा हो जाएगा, इस प्रकार से ये पूरा हो जाएगा और इस प्रकार से ये भी पूरा हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर, ये तो चतुर्भुज है, तो वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बन गया, आप देख सकते हैं बन चुका है। नाम दीजिए इसको भी, आप ABCD नाम दे सकते हैं, ABCD नाम लिख देते हैं। यहाँ पर ये स्पर्श बिंदु हैं, ध्यान से देखिए, स्पर्श बिंदु है और स्पर्श बिंदुओं को आप PQRS कह सकते हैं। PQRS नाम दे देता हूँ मैं इन्हें, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में कहा क्या गया है, कहा गया है कि ये जो वृत्त के परिगत चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं हैं, देखिए ये दोनों भुजाएं आमने सामने हैं, ये दोनों भुजाएं भी आमने सामने हैं। तो आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं, यानी कि अंतरित करती हैं। तो आमने सामने की तो ये हो गया। तो हमें जो सिद्ध करना है मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, अच्छे से दिखाऊंगा, आप समझिए कि जो सिद्ध करना है कि आमने सामने, मैंने 2 बार लिख दिया, आमने सामने की जो भुजाएं हैं, ये वाले भी और ये वाले भी, तो केंद्र पर ये कोण बनाती हैं। पहले तो ये दोनों भुजाएं कहाँ कैसे बना रही हैं कोण, उसको देखिए। तो इनको मिलाने से आपको दिखाई देगा। जब आप इसको मिला देंगे तो देखिए इस भुजा ने केंद्र पर, इसको केंद्र को O मान लीजिए, तो इस भुजा ने केंद्र पर कोण बना दिया ये वाला। फिर इसी तरह से ये भुजा भी बना देगा केंद्र पर कोण, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, बना दिया। तो बन गए ना दोनों कोण। तो आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर कोण बना रही हैं, तो इन्हीं दोनों कोणों को दिखाना है कि ये संपूरक कोण हैं, यानी कि कोण AOB यानी कि ये प्लस कोण ये वाला DOC बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के। तो ये तो आमने सामने की भुजा के लिए बना दिया मैंने। और देखिए ये भी तो आमने सामने की भुजाएं हैं, देखिए ना,
ये भी तो आमने सामने की भुजाएं हैं, तो ये इसने भी देखो BC ने भी ये कोण बनाया और AD ने भी ये कोण बनाया, तो ये कोण भी क्या हैं, समपूरक बना रहे हैं, इसको भी दिखाना है। तो हम लिखेंगे कोण BOC प्लस कोण ये वाला AOD, ये भी कितने क्या बना रहा है, समपूरक कोण बना रहा है, यानी कि 180 डिग्री का कोण बना रहा है। आप इसको देखिए और समझिए। तो अब मैं आपको सिखाता हूं कि मैं जो है इस चीज को कैसे सिद्ध करके दिखाऊंगा और आप इसको समझिए। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो ये स्पर्श बिंदु है, ये क्या है, स्पर्श बिंदु है, इसको मिला लीजिए। ये भी स्पर्श बिंदु है, इसको भी मिला लीजिए। ये भी स्पर्श बिंदु है, इसको भी मिला लीजिए। ये भी स्पर्श बिंदु है, इसको भी मिला लीजिए। तो कितने कोण बन गए, 8 कोणों में ये विभाजित हो चुका है। इन सभी कोणों का नाम भी दे दीजिए, कोणों का नंबर दे दीजिए, कि मतलब इस कोण को 1 नंबर, इस कोण को 2 नंबर, इस कोण को 3 नंबर, इस कोण को 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, ये हम दे देंगे। इस प्रकार से नंबर दे देंगे। ऐसा करने से हमें आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें एक प्रमेय भी प्रयोग करना है और चतुर्भुज के एक बिंदु पर जो सभी कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है। मतलब मैं आपको ये बता के समझा के तब आगे बढ़ूंगा। तो उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो ABCD हैं ये बाहरी बिंदु हैं। तो बाहरी बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं होती हैं, बाहरी बिंदु से ये जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। ये जो बाहरी बिंदु से ये स्पर्श रेखाएं हैं ये इस केंद्र पर क्या करती हैं, बराबर कोण बनाती हैं। तो इसको मैं प्रमेय के रूप में लिख देता हूँ। मैं इसको जो लिखूंगा वो इस प्रकार से लिखूंगा, इस प्रकार से कि वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। तो इसको आप लिख लीजिए और आप इसको दिमाग में रखिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। तो स्पर्श रेखाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख के आपको समझाऊंगा। अर्थात अगर ये और ये स्पर्श रेखा है तो केंद्र पर ये जो दोनों कोण बने हैं, ये वाला और ये वाला, ये आपस में बराबर हैं। कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ऐसा बिल्कुल है। आप लिखिए कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, बिल्कुल लिखिए। और फिर देखिए आप, ये मैंने कॉमा लगा दिया है। फिर देखिए आप कि B जो है बाहरी बिंदु है, तो ये स्पर्श रेखाएं हैं और ये देखिए कोण बना रही हैं, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। 3 और 4 भी बराबर है, कोण 3 बराबर है कोण 4 के। आगे देखिए C को भी ले लीजिए कि कोण 5 बराबर है कोण 6 के, क्योंकि अगर ये स्पर्श रेखाएं हैं तो ये भी तो दोनों कोण बन रहे हैं, तो 5 और 6 भी बराबर है, कोण 5 बराबर है कोण 6 के। तो ये भी स्पर्श रेखा है, ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हैं। लिख दीजिए कि कोण 7 बराबर है कोण 8 के। अच्छे से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे इसको किया जा रहा है।
और ये आपस में बराबर हैं भी। इसको मैंने प्रमेय के रूप में आपको लिख के दिखाया है। कहाँ पर दिखाया है? यहाँ पर। तो ये चीज़ तो आपके समझ में अच्छे से आ चुकी है। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ये जो आपके पास बिंदु O है ना, ये केंद्र, इस केंद्र पर यहाँ जितने भी कोण बन रहे हैं, चाहे कितने भी कोण बन जाए, उन सभी का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो आप लिखेंगे कि किसी बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सॉरी। तो ये जो है 360 डिग्री का मैंने दिखा दिया। तो यहाँ पर अगर मैं सभी कोणों को जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा? 360 डिग्री मिलेगा। सॉरी। तो मैं सभी कोणों को जोड़ रहा हूँ। कोण 1 लिखा मैंने, कोण 2 लिखा, स्पेस लेके थोड़ा जोड़ रहा हूँ। 3, 4, 5, 6, 7, कोण 8 बराबर 360 डिग्री। तो जो हमें दर्शाना है, जिसको दर्शाना है, उसके हिसाब से हम चलेंगे। ध्यान दीजिए, आपकी मर्जी है, या तो आप पहले इसको दर्शा लीजिए या इसको दर्शा लीजिए। तो चलिए मैं पहले इसको दर्शाऊंगा। तो जब मैं इसको दर्शाऊंगा पहले, तो मुझे AOB की ज़रूरत है और DOC की ज़रूरत है। तो इन दोनों की तो मुझे ज़रूरत है, AOB और DOC की ज़रूरत है मुझे। तो मेरे कोण से जो मतलब रहेगा वो 2 और 3, 7 और 6 से रहेगा। मैं कोण 2, 3 को नहीं छेड़ूंगा, कोण 6 और 7 को भी नहीं छेड़ूंगा। कहाँ से नहीं छेड़ूंगा? यहाँ पर मैं कोण 2, कोण 3, कोण 6, कोण 7 को नहीं छेड़ूंगा। क्यों? क्योंकि यही कोण जो है हमें ये दोनों बना के देंगे, जो कि 180 डिग्री बनेगा। तो देखिए, कोण 2, 3, 6, 7 को छेड़ना नहीं है, बाकी सबको छेड़ेंगे। तो चले छेड़ते हैं, देखते हैं कैसे। कोण 1, तो कोण 1 की तो हमें जरूरत है नहीं। ध्यान दीजिए, कोण 1 की जरूरत है नहीं। तो 1 की जगह क्या लिख देंगे हम? कोण 1 की जगह पर 2 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि कोण 1 किसके बराबर है? 2 के। तो इस कोण 1 की जगह आप कोण 2 लिख दीजिए। अब देखिए, क्या आपको कोण 2 चाहिए? तो बिल्कुल हमें तो कोण 2 चाहिए। ठीक है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। आगे कोण 3, तो कोण 3 की जरूरत है? तो बिल्कुल है। ठीक है, इसको भी ऐसे लिखिए। प्लस क्या कोण 4 की जरूरत है? कोण 4 की जरूरत हमें नहीं है। तो 4 की जगह पर क्या लिखेंगे? देखिए आप क्या लिखेंगे 4 की जगह पर? 4 की जगह पर आप 3 लिखेंगे, क्योंकि बराबर है ना, इसलिए। तो इसलिए मैं इस कोण 4 की जगह पर 3 लिखूंगा। अब 5 को देखिए कि क्या 5 की जरूरत है? नहीं है 5 की जरूरत। तो 5 की जगह पर क्या लिखेंगे हम? 5 की जगह पर हम लिखेंगे कोण इसको 6 को। प्लस फिर क्या कोण 6 की जरूरत है? तो बिल्कुल है, कोण 6 तो हमें चाहिए इसको बनाने के लिए। तो कोण 6 भी ऐसे ही रहेगा आपका। फिर कोण 7 को देखिए। अगर आप 7 को देखेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत तो नहीं है ज़रूरत 7 की, क्योंकि हमें तो 7 की तो ज़रूरत है। 7 तो हमें इसमें मिल जाएगा ना, DOC में। हाँ, 7 की तो ज़रूरत है, तो आप 7 को लिख दीजिए। क्या कोण 8 की ज़रूरत है हमें? देख लेते हैं। 8 की ज़रूरत नहीं है, तो 8 की जगह पर आप क्या लिख देंगे? 8 की जगह पर 7 लिख दीजिए। यहाँ पर कोण 7 बराबर 360 डिग्री। तो अब हम यहाँ पर पहुँच गए। तो आप देखिए, इन दोनों को जोड़िए, तो ये 2 कोण 2 बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 2 कोण 3 बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 2 कोण 6 बन जाएगा। ये बन जाएगा 2 कोण 7 बराबर 360 डिग्री। तो इस पूरे में आप 2 कॉमन ले लीजिए। पूरे में जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस
कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360 डिग्री। तो कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360। दो यहाँ पर गुणा में है तो बटे में जाएगा, इसको काट देंगे तो आपको 180 मिलेगा। तो आप कहेंगे कि जो कोण 2 प्लस कोण 3 है प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 है कितना है, ये 180 डिग्री है। तो अब आप कहेंगे कि तो ठीक है, यहाँ तक तो हम आ गए। तो आप लिख दीजिए ना, क्या लिखेंगे कि कोण 2 और 3 में कौन सा आएगा, ए ओ बी आएगा। तो इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे, कोण ए ओ बी लिखेंगे प्लस 6 और 7 की जगह पर क्या लिखेंगे, 6 और 7 की जगह पर सी ओ डी लिख देंगे या फिर डी ओ सी लिख दीजिए। कोण डी ओ सी बराबर कितना है, 180 डिग्री। यही आपको बनाना था पहले नंबर पे, यानी कि इसके अंदर। ये तो बन गया, देख लीजिए बन गया ना। और आप अगर चाहें तो यहाँ पर दिखा भी सकते हैं कि जो कोण हमारा ए ओ बी है वो बराबर किसके है, कोण 2 प्लस कोण 3 के। और साथ में ये जो हमारा कोण डी ओ सी है वो भी बराबर है कोण 6 प्लस कोण 7 के बराबर है। इसलिए तो मैंने लिखा है ये चीज, वरना क्यों लिखता। तो चलिए इसी प्रकार से आप ये वाला भी सिद्ध कर सकते हैं। बीओसी और एओडी को भी 180 दिखा सकते हैं, इन दोनों को भी दिखाया जा सकता है। तो आप देखिए, मैं दिखा देता हूं, आप समझ लीजिएगा। तो अगर मैं इन दोनों को लूंगा तो मुझे कौन कौन से कोणों की जरूरत पड़ेगी और किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले तो इसको समझ लीजिए कि अगर मैं इन दोनों को लूंगा तो मुझे जरूरत पड़ेगी कोण 4 की, कोण 5 की, कोण 1 की और कोण 8 की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा मुझे और कोई कोण नहीं चाहिए। इसको दर्शाने के लिए मुझे कोण 4 की जरूरत पड़ेगी, कोण 5 की जरूरत पड़ेगी, कोण 1 और कोण 8 की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बीओसी में ये दोनों कोण चाहिए, एओडी में ये दोनों कोण चाहिए, तभी तो ये हमारा बनेगा। हमें तो इसके हिसाब से चलना है ना, इसलिए। तो मैं फिर से जो है इसको करके दिखाता हूँ। इस बार मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूंगा ताकि ये इस पेज में आ जाए, क्योंकि यहाँ तो पेज मैंने स्पेस ज़्यादा ले लिया था, दूसरे पेज पे आ गया था। यहाँ पर उतना पेज नहीं, तो छोटा छोटा लिखूंगा मैं। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। बन गया। तो अब मैंने क्या कहा था, फोकस कीजिए। क्या मुझे कोण 1 की जरूरत है? तो बिल्कुल है। तो 1 को तो छेड़ेंगे ही नहीं, 1 को आप लिख दीजिए ऐसे ही। क्या आपको कोण 2 की जरूरत है? देखिए नहीं, कोण 2 की तो जरूरत नहीं है। तो 2 की जगह पर आप क्या लिख देंगे, कोण इस 2 की जगह पर आप क्या लिख देंगे, कोण 1 लिख देंगे, क्योंकि हमें कोण 2 की जरूरत नहीं है। प्लस क्या कोण 3 की जरूरत है? तो देख लेते हैं। नहीं, 3 की भी जरूरत नहीं है, नहीं है 3 की जरूरत। तो 3 की जगह पर आप क्या लिख देंगे, 3 की जगह पर आप 4 लिख दीजिए। तो मैंने कोण 3 की जगह पर कोण 4 लिख दिया। और एक कोण 4 चाहिए, तो हाँ कोण 4 की तो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 5 की जरूरत है, देख लेते हैं। हाँ 5 की भी जरूरत है, 5 को भी ऐसे लिख दीजिए। प्लस 6 की जरूरत है, नहीं 6 तो इसके अंदर आ रहा है ना, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो 6 की जगह क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। तो आप यहाँ 5 लिख दीजिए। कोण 7 की जरूरत है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आ रहा है। तो 7 की जरूरत नहीं, तो 7 की जगह पर क्या लिख देंगे, ये वाला 8 लिख दीजिए। तो कोण 8। क्या 8 की जरूरत है? हाँ कोण 8 की तो जरूरत है, क्योंकि ये तो हमें चाहिए ही। चलिए कोण 8 लिख देते हैं यहाँ पर। बराबर कितना, 360 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कोण ए, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 कोण 4, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 कोण 5, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 कोण 8 बराबर 360 डिग्री। इन सबको अगर आप देखेंगे तो 2 आप कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में मिलेगा कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री।
तो आप देखेंगे कि कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर 360। 2 गुणा में है, बटे में जाएगा, 2 से काट दीजिए, 180 मिलेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग कर दूं क्योंकि आपको इसमें मिक्स ना हो ताकि। तो अब देखिए आप ध्यान से कि अब हमारा ये चीज़ आ चुका है कि कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री की। ये चीज़ आ चुका है और इन्हीं कोणों की हमें ज़रूरत थी। अगर आप इनको लिखना चाहें तो एक साथ लिख सकते हैं, कोण 4 और 5 को एक साथ लिख सकते हैं, 1 और 8 को भी एक साथ लिख सकते हैं। तो मैं ऐसा कर देता हूँ ताकि ये समझ में आए, क्योंकि ये सब एक साथ तो हैं ही प्लस में। तो आप चाहें तो कोण 4 और कोण 5 को एक साथ लिख सकते हैं इस प्रकार से, कोण 1 कोण 8 को भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस कोण की जगह पर आप क्या लिखेंगे, 4 5 की जगह BOC लिखेंगे आप इस प्रकार से, कोण BOC प्लस इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 1 और 8 की जगह पर आप AOD लिखेंगे। तो इस प्रकार से लिख दीजिए कि AOD बराबर 180 डिग्री। तो जो दूसरा हमें सिद्ध करना था ये वाला, ये आपका आ गया। तो अच्छे से बन गया ना। अब आप बता भी दीजिए कि जो हमारा कोण BOC है वो बराबर है कोण 4 प्लस कोण 5 के, और साथ में ये जो हमारा कोण AOD है ये भी बराबर है कोण AOD 1 प्लस कोण 8 के, ऐसा है। तो इस प्रकार से मैंने आपको समझा दिया, सिखा दिया कि किस प्रकार से आप इसको सिद्ध करेंगे। थोड़ा सा बड़ा है ये, लेकिन अगर आप समझेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं है। इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर 10 है वो कंप्लीट हो गया है। मैंने बहुत ही अच्छे और आसान भाषा में पूरे चैप्टर को कवर किया है, मैंने समझाया है एक एक बात को। और ज़्यादा तो बड़ा एक्सरसाइज ये है नहीं, 2 ही एक्सरसाइज हैं, 10.1 10.2। बाकी ये बहुत ही इजी चैप्टर है, अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। और इस प्रकार से मैंने तो अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और ध्यान से करिए। तो मुझे पूरा आशा विश्वास है कि आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। और हम आपके लिए अपने इस चैनल पर वीडियोस मैथमेटिक्स के अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए इस प्रकार की वीडियोस अपलोड करते रहें और आप अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।